हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस क्लासेस बाय यशपाल सर में। जैसे कि आपको सब ध्यान है, हम 10th क्लास की साइंस स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें मैंने लेसन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करा दिया। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम ले रहे हैं लेसन नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे, फिर देखेंगे हम किस तरह से लिखते हैं इसको, फिर उसके कुछ नियम भी देखेंगे, फिर हम इसके टाइप ऑफ रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, ये जो पोर्शन है आपका 10th क्लास का, वो केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। और आप अगर 10th के बाद में साइंस लेते हैं, बायो या मैथ्स लेते हैं, तो केमिस्ट्री होती है। और केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, उसमें सारी रिएक्शन किस तरह से लिखता है उसको समझने के लिए आपको ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये चैप्टर साइंस 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस लिखा हुआ आता है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे BSTG हुआ, रीट हुआ, कांस्टेबल हुआ आदि। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, हमारे जीवन में प्रत्येक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनते हैं। इसका सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूँ। हमने लेसन नंबर 2 में पाचन तंत्र पढ़ा था, और उसमें भोजन जैसे ही मुंह में जाता है दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और एक टाइलिन नामक एंजाइम लार के द्वारा टाइलिन एंजाइम स्त्रावन किया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो ये क्या होती है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट होता है। इसी प्रकार से भोजन जब आमाशय में जाता है तो वहाँ पर HCl, पेप्सिन, रेनिन भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भोजन को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ने दिया था, और इसी कड़ी में हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन कैसे होता है एक अवस्था से दूसरे अवस्था के परिवर्तन में, और इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। भौतिक परिवर्तन को सबसे पहले समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हम लेते हैं बर्फ़ लेते हैं, और जैसे अपन बर्फ़ को गर्म करते तो किस में बदल जाता है, बर्फ़ को जैसे गर्म किया किस में बदलता है, पानी में बदल गया। जैसे और पानी को फिर गर्म किया किस में बदल गया, ये वाष्प में बदल जाता है। देखिए, तीनों अवस्था में 1, 2 और 3 अवस्था में जो ये होता है वो तीनों अवस्था में पानी ही रहता है। और हम जानते हैं पानी का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। ओके, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये पानी हो जाता है। तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है। और जब पानी को हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प बन के उड़ने लग जाता है, और ये कौन सी अवस्था कहलाती है, पदार्थ की गैसीय अवस्था कहलाती है। तो हम देखते हैं पानी इसमें 3 अवस्था में बदल रहा है, और इसी अवस्था को हम इसकी क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था कहते हैं। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि इस पदार्थ की भौतिक अवस्था स्टेप बाय स्टेप परिवर्तित होती जाती है। ध्यान से सुनना, इस अवस्था में भौतिक अवस्था एक स्टेप बाय स्टेप परिवर्तित होती जाती है, लेकिन इसका रासायनिक जो समीकरण होता है वह परिवर्तित नहीं होता है, वह पानी H2 ही रहता है। और इसी परिवर्तन को हमने क्या नाम दिया, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर स्थिति है। भौतिक परिवर्तन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बर्फ़ को गर्म करते तो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, लेकिन रासायनिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। इसके कुछ गुण अपन ने देख लेते हैं, और इसका पहला पॉइंट देखते हैं। इस भौतिक गुण जैसे गंध रंग में परिवर्तित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे स्टेप जाते हैं तो इसमें गंध रंग में परिवर्तित होता है। तो दूसरा पॉइंट आता है इसका, परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इसका परिवर्तन, पानी को वाष्प में कौन परिवर्तन करा, गर्म करने से परिवर्तन हो रहा है ना भाई। और जैसे ही इस गर्म करने को हम पानी को गर्म करना बंद कर देते हैं तो ये वाष्प वापस किस में परिवर्तित हो जाती है, पानी में परिवर्तित हो जाती है। ये भौतिक अवस्था का दूसरा पॉइंट होता है। क्लियर है। पानी को गर्म करते ही ये पानी भाप किस में परिवर्तित हो जाएगी, वापस पानी में। दूसरा पॉइंट। तीसरा है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बर्फ पानी में, पानी वाष्प में कुछ नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है क्या, बर्फ को गर्म करने पर ऑक्सीजन बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही है, सिर्फ पानी का ही निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आता है, ये जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, अस्थायी होता है। वाष्प हमेशा वाष्प नहीं रहेगी, वापस पुनः पानी बनेगी। तो ये आपके भौतिक परिवर्तन के कुछ फंडामेंटल है,
ये पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक सिंपल सी अभिक्रिया लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। कार्बन को C से लिखते हैं और ये ठोस अवस्था में होता है। कोयला होता है, कार्बन को कोयला भी कहते हैं, और ठोस अवस्था में होता है जैसे हम जानते हैं। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में होता है। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें बनने वाला पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। ये प्रारंभिक पदार्थ है कार्बन और ऑक्सीजन, जो अंत में बना है पदार्थ, क्या इन दोनों से मिलता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस? नहीं मिलती है। इसलिए रासायनिक पदार्थ में जो पदार्थ बनता है वह अपने प्रारंभिक पदार्थ से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। ये पहला पॉइंट आएगा रासायनिक परिवर्तन में। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आता है, इसे पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त हो सकते। इससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करके बदला है इसको कार्बन और ऑक्सीजन में पुनः परिवर्तित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट आएगा रासायनिक परिवर्तन। तीसरा लास्ट पॉइंट, इसे नए पदार्थ का निर्माण होता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे इन दोनों से अलग एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हुआ। तो ये आपके एक बेसिक चीज़ है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अपन ने देखा। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आगे क्लास में जाकर आपको ये इम्पोर्टेंट होने किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं वो आपको आ जाएगा। रासायनिक समीकरण को सबसे पहले लिखने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये तरीका होता है समीकरण को, रासायनिक समीकरण को लिखने का। जो सबसे पहले लिखते हैं उसको हम बोलते हैं क्रियाकारक। भाई, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, इससे इसको बोलते हैं क्रियाकारक। फिर ये तीर का निशान लगाते हैं अपन, और जो इनसे क्रिया करके जो क्या उत्पाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तीर के इस तरह से इस तरफ लिख देते हैं और उसको हमने क्या नाम दिया? उत्पाद का है। क्लियर है? क्या कर रहे हैं? तीर के इधर क्रियाकारक और जो बन रहा है इससे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाएगा, समीकरण को सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाते हैं और फिर उत्पाद लिखते हैं। क्लियर है? यहाँ अभिकारक भी बोलते हैं इसको, क्रियाकारक भी बोलते हैं क्या, और इधर उत्पाद। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखते हैं, क्रियाकारक में उत्पाद एक से अधिक होने पर के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, यहाँ से एक से अधिक परमाणु है। अगर कार्बन होता तो यहाँ प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ बीच में क्या लगाते हैं अपन? प्लस लगाते हैं अभिक्रिया के। और उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, इसमें किसी और अतिरिक्त उत्पाद है ही नहीं, इसलिए इसमें प्लस नहीं लगा। तो दूसरा पॉइंट आएगा, इसमें बीच में अगर एक से अधिक परमाणु होते हैं तो इसमें प्लस लगाते हैं। क्लियर स्थिति है? पहले अभिकारक उत्पाद देख लिया, फिर बीच में प्लस देख लिया। फिर आते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड लिखते हैं, तीर के दोनों ओर अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये आपका तीसरा पॉइंट है, समीकरण को क्या करते हैं भाई? संतुलित करते हैं। इसको कहते हैं संतुलित होना। ऐसे नहीं, अभिकारक में कार्बन की संख्या कितनी, यहाँ पे देखिए, अभिकारक में और उत्पाद में दोनों कार्बन की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? ये 2 है। और यहाँ पर देखिए कितना है? कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो कहने का मतलब है कार्बन भी 1 है तो इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 है, तो दोनों का संतुलन हो गया। इसको कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। और इस संतुलित अभिक्रिया को हम अगले स्टेप में देखेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित किस तरह से करते हैं। ओके, अब इसमें देख लेते हैं, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें देखिए आप, मैग्नीशियम की कितनी संख्या? 1 है और ऑक्सीजन की कितनी संख्या? 2 है। और यहाँ पर देखिए 2, मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी। अब यहाँ पर जब 2 आगे आता है किसी पदार्थ के तो ये दोनों काउंट होते हैं, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 ही है, यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 2
ऑक्सीजन तो संतुलित है, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर एक ही है और वहाँ पर 2 हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु की संख्या को बढ़ाते हैं और हम क्या कर देते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे। इसको कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। क्लियर है। तो समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। ऐसे नहीं कि अभिकारक में परमाणु अलग कम है तो इधर ज़्यादा, ये गलत हो जाती है। क्लियर है। और रासायनिक समीकरण का अगला जो पॉइंट है वो है, समीकरण में अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था को बताने के लिए कोष्टक में ठोस अगर आता है तो ठोस है, जैसे बर्फ है, अपने अगला देखा था, ठोस है, बर्फ है तो उसको सॉलिड ब्रैकेट में S लिख देंगे। अगर द्रव है, लिक्विड है तो L लिख देंगे, गैस है तो G लिख देंगे, और जलीय अगर विलयन है तो AQ से व्यक्त करेंगे। ये समीकरण को लिखने का तरीका है। जैसे आप समीकरण देखेंगे तो ये आपको नजर आएंगे, लिखते हुए नजर आएंगे। एक उदाहरण अपन ने देखा था, जैसे ये कार्बन है तो कार्बन है तो क्या आएगा इसमें, ये सॉलिड है तो इसको ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे। ये ऑक्सीजन गैस है तो ये G लिख देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो ये G लिख देंगे। तो समीकरण में कोष्टक में उसकी भौतिक अवस्था उसको व्यक्त करना अनिवार्य होता है। ये आपका 4th पॉइंट ये कहता है। 5th पॉइंट कहता है अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर, उत्क्रमणीय, अब कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया को होती है, ये क्या होती है साहब, यही हमें ध्यान नहीं है। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह होती है जो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों प्राप्त, अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और वापस से उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाता है, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब होता है वह अभिक्रिया जो दोनों तरफ चलती है, इसलिए इसको इस चिन्ह से इससे व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है अभिक्रिया इधर भी बन रही है और यही वापस से इधर बन रही है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान होता है। ये आप अभिक्रिया में देखेंगे तब ये आएगा, तो आप समझ जाना ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब ये दोनों तरफ चल रही है, अभिकारक से उत्पाद भी बन रहा है और उत्पाद से अभिकारक भी बन रहा है। क्लियर है। अगला जो 5th पॉइंट आपका क्लियर हो गया। 6th पॉइंट है अभिक्रिया में आवश्यक ताप दाब को तीर के ऊपर लिख देते हैं। ये अभिक्रिया है N2H2 से क्रिया करके NH3 का निर्माण कर रहा है, उसमें कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है वो हमने तीर के ऊपर लिख देते हैं, ताप और दाब को तीर के ऊपर लिख देते हैं। क्लियर है। 6 पॉइंट क्लियर। 7th पॉइंट है ऊष्माक्षेपी। अब ये 2 तरह की अभिक्रिया आ गई। अगला नेक्स्ट टॉपिक ही अपन अभिक्रिया के प्रकार में लिखेंगे और इसमें सब आएगी ये, और एक एक को डेफिनेशन से क्लियर करूंगा। ऊष्मा से भी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। और जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम किससे व्यक्त करेंगे, प्लस से, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे माइनस से व्यक्त करेंगे। क्लियर है। और ये जैसे इस तरह से है, जिसमें उसमें ऊष्मा निकल रही है तो हमने इसको प्लस लगा के कितनी ऊष्मा निकल रही है उसकी मात्रा भी लिख दी, 10.5 किलो कैलोरी। ये 7 पॉइंट हो गया रासायनिक अभिक्रिया का। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो अभिक्रिया में काम में लेते हैं उसको हम तीर के ऊपर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथीन, एथीन में डबल बॉन्ड होता है, एथेन, एथीन और एथाइन। एथेन सिंगल बॉन्ड होता है, एथीन डबल बॉन्ड होता है, एथाइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आपके सब आगे देखेंगे अपन चैप्टर में। एथीन नक्कल की उपस्थिति में किसमें, एथेन में परिवर्तित होता है। तो इसमें कैटालिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या होता है, निकल होता है, उसको तीर के ऊपर लिख दिया है। तो फ्रेंड्स आज हमने रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका देखा है। इसको बहुत ही बार बार वीडियो को रिवाइंड करके बहुत अच्छी तरह देखिए। ये अब मेरी गारंटी है आप जब 11th साइंस लेते हैं तो इसमें आपको केमिस्ट्री में यही पूरा का पूरा आने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ है। तो आज हमने इस चैप्टर में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखा, रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखते हैं वो देखा। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आते हैं और साइंस के स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बेसिक आपके लिए मजबूती करेगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स, और कोई कमी नज़र आती है, कोई क्वेश्चन पूछना तो इसमें कमेंट्स भी लिखिए। अपने फ्रेंड्स को आप ये वीडियो अधिक से अधिक दिखाइए कि यूट्यूब पे साइंस क्लासेज बाय यशपाल सर 10th क्लास
कि साइंस पूरी कंप्लीट करा रहे हैं। मेरी गारंटी है अगर आपने इसको 10 या 11 मिनट पूरा वीडियो देखिए, आप स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देखते, अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है और बार बार लिखने एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा। और मेरे कमेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे जो पास हुए स्टूडेंट है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, वो कमेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके 92 नंबर 90 बिल्कुल आराम से बहुत अच्छी तरह से मेरी क्लास में आते हैं बच्चों के। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।